से बोट्स पे यहाँ पे खड़ा होना अलाउ नहीं है, पुलिस यहाँ पे। और ये जो पेड़ आपको नज़र आ रहा है, यहीं इसी स्थान पे इन्होंने अपने आप को गोली मारी थी। क्या भव्य प्रतिमा है, भव्य व्यक्तित्व है। 25 वर्ष की आयु में इतना बड़ा नाम करना जाना, जस्ट इमेजिन करिए। यहाँ पे है सामान घर, क्लॉक रूम। इसको रेन कवर से ऐसे कवर करके वापस, हर बड़े रेलवे स्टेशन पे लॉकर रूम होता है। तो लगभग 12 घंटे का ये 30 रुपए लेते हैं। टिकट होना उसके लिए आवश्यक है। बज रहे हैं सुबह के 4। करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वक्त हम हैं प्रयागराज जंक्शन पे त्रिवेणी संगम में। डुबकी भी तो लगानी है, हालांकि सुबह सुबह ठंड यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और चंद्रशेखर आजाद पार्क भी जाएंगे और प्रयागराज के बारे में जो कुछ भी डिटेल्स हैं और ये क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में और स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज की तैयारी के क्षेत्र में ये हब क्यों है, ये सारी बातों का जिक्र होगा इस वीडियो में। थोड़ा बैठ के ताप दे अम्बे। अब सुबह सुबह वो पर्टिकुलर जगह के लिए कोई जा नहीं रहा था, तो रास्ते तक ही वो टुक टुक लेके आया मुझे। वहाँ से अब 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे। भाई जब मैं चंद्रशेखर आजाद पार्क की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जा रहा हूँ। पहले एल्फर्ड पार्क उसे कहते थे। और यहाँ पे कुछ लोग आग ताप रहे थे, ठंड लगी हुई थी हाथ में, तो हमने कहा थोड़ा हाथ सेकते हुए चलते हैं। मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा और आजाद मरूंगा ही। किस प्रकार से चंद्रशेखर सीताराम तिवारी चंद्रशेखर आजाद बन गए, इस वीडियो में पूरे डिटेल में इस बात का जिक्र करेंगे और उनके व्यक्तित्व पे प्रकाश डालेंगे। इस वक्त हम हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क के जस्ट सामने। जाते हैं अंदर। सामने है शहीद भगत सिंह द्वार, जहां से हम प्रवेश करेंगे। मैंने जूता यहाँ पे निकाल दिया है और सामने ये भव्य प्रतिमा है। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था तथा 25 वर्ष पश्चात 27 फरवरी 1931 में उनकी मृत्यु हुई। महज 15 वर्ष की आयु में 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े और उसके बाद गिरफ्तार भी किए गए। गिरफ्तारी के बाद जब जज ने इनका नाम पूछा तो इन्होंने कहा आजाद। फिर उसने पूछा पिता का नाम, इन्होंने कहा स्वतंत्रता। पता, इन्होंने कहा जेल। और उसके बाद 15 करोड़ की सजा इन्हें मिली थी। मुखबिरी इनकी किसने की थी, किसके वजह से इनकी मृत्यु हुई, किसने पुलिस को सूचना दी थी, इसके 2 प्रमाण मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पहला जो मैं आपको बताऊं, उनके ही पार्टी के एक व्यक्ति वीरभद्र तिवारी जिन्होंने मुखबिरी की इनकी, और दूसरे व्यक्ति जिनको कहा जाता है कि जब फांसी की सजा अनाउंस की गई भगत सिंह और उनके साथियों का, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए चंद्रशेखर आजाद कि भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा रुकवा दी जाए, जिसको नेहरू जी ने खारिज कर दिया। और उसके बाद वो यहाँ इस पार्क में आए, इस पर्टिकुलर स्थान पे आए और कहा जाता है कि नेहरू जी से उनकी तीखी बहस हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने लगभग पार्क में 1.5 घंटे घूमने के बाद अभी 6:30 हो रहे हैं और उजाला हो चुका है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद जी का भव्य प्रतिमा मेरे पीछे, यहीं पे उन्होंने अपने आप को गोली मारकर बलिदान दे दिया था और आजाद थे और आजाद रह गए थे। महज 25 वर्ष की आयु थी, जिस 25 वर्ष की आयु में हम ठीक से अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ पाते। इतने बड़े क्रांतिकारी बन गए, ये भारत के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने इनके ऊपर फिल्माया है, जो कि इस वीडियो के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, जो कि सेंट्रल होगा सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी के जीवनी के ऊपर। खैर, ये पार्क का हम जिक्र करें तो 133 एकड़ में फैला हुआ ये पार्क है, जिसका निर्माण 1870 में हुआ, जिसका पुराना नाम एल्फ्रेड पार्क है, क्योंकि प्रिंस एल्फ्रेड जब भारत आ रहे थे इलाहाबाद में तो उसके लिए ये बनाया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। और यहाँ से जितने लोग भी गुजर रहे हैं, जैसे ही यहाँ से एंटर कर रहे हैं, सबसे पहले जय हिंद का नारा लगा रहे हैं, उसके बाद वॉक या जो भी इनका रनिंग एंड ऑल जॉगिंग है वो आरंभ कर रहे हैं। और बाय द वे मैंने शूज़ एंड ऑल यहाँ पे ओपन कर दिया था और उसके बाद ही यहाँ पे आया था। और अब इसके बाद हम निकलेंगे त्रिवेणी संगम पे। ठंड हालांकि बहुत ज़्यादा है, हाथ एकदम पल्ला से हो गए हैं, बट स्टिल हम वहाँ पे जाके नहाने का प्रयास करेंगे और बोटिंग भी करने का प्रयास करेंगे। इसी वीडियो में आप बने रहिएगा, ये काफ़ी ही ज़्यादा लंबी वीडियो होने वाली है। और ये जो पेड़ आपको नज़र आ रहा है, यहीं इसी स्थान पे इन्होंने अपने आप को गोली मारी थी। क्या भव्य प्रतिमा है, भव्य व्यक्तित्व है। 25 वर्ष की आयु में इतना बड़ा नाम करना जाना, जस्ट इमेजिन करिए। ये है राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि इस वक्त बंद है। अब अभी सुबह का वक्त है, इस वजह से
सुबह सुबह सूर्योदय का प्रकाश चेहरे पे आ रहा है और भाई जो अभी एग्जिट करते हैं इससे। प्रयागराज का इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑब्वियसली बहुत प्रसिद्ध है और साथ ही IAS या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज एंड ऑल की जो भी प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की तैयारियां होती है यहाँ पे उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑल बहुत ही ज़्यादा है। प्रयागराज संगीत समिति, ये सारे गुटखा बेचे जा रहे हैं यहाँ पे। हनुमान जी का ये एक मंदिर है, यहाँ लिखा है ब्रह्मचर्य ही जीवन है। पार्क से थोड़ा आगे आके ऑटो मिल गई हमें और ये त्रिवेणी संगम पे उतार देंगे 20 रुपये में मैच। और अब तक सुबह से लेके यहाँ तक वही जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट से मैं घूम रहा हूँ वैसे प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है। और प्रयाग ये नाम कैसे पड़ा, तो कहा जाता है कि सृष्टि के निर्माण के बाद ब्रह्मा जी ने पहली बार यहाँ पे यज्ञ किया, तो प्रथम यज्ञ, तो प्र से प्र बना और यज्ञ से याग बना। ऑटो वाले ने एक जगह पे उतार दिया और वहाँ से अब पैदल ही रास्ते पूछते पूछते एक्सप्लोर करते हुए लोकल स्ट्रीट से आगे पहुँचने वाला हूँ मैं। कुंभ नगरी, थाना कोतवाली, त्रिवेणी चिकित्सालय। वैसे आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि प्रयागराज का नाम पहले प्रयाग था, तो ऐसे में इलाहाबाद कैसे पड़ गया। तो जब अकबर था तो उसने एक किला बनवाया था इलाहाबाद में और उसका नाम इलाहाबाद रखा। और कुछ वर्ष बाद जब अंग्रेज वगैरह आए तो इस जगह को इलाहाबाद कहने लग गए, तो उस हिसाब से पड़ गया था। और फिर वापस 2018 में इसका नाम प्रयागराज पड़ा। हालांकि जब बीजेपी की सरकार आती थी उत्तर प्रदेश में, कोशिश करते थे वो लोग कि इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया जाए, किंतु संभव हो नहीं पाता था। 1992 में कल्याण सिंह जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत प्रयास किए नाम बदलने के, किंतु बाबरी मस्जिद कांड में उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया तो नहीं बदल पाया। फिर 2001 में राजनाथ सिंह के भी प्रयास अधूरे रह गए, जिसको पूर्ण किया योगी आदित्यनाथ जी ने 2018 में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करके। आज़ादी के पश्चात सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी इलाहाबाद से ही निकल के बने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, VP सिंह, चंद्रशेखर राव भी प्रयागराज से ही पढ़े हुए हैं। वैसे जवाहरलाल नेहरू का खानदान गांधी में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उनकी पुत्री इंदिरा गांधी का विवाह हुआ फिरोज गांधी से, जो कि पारसी थे, एक बॉम्बे में पले बढ़े और फिर वहाँ से उनका वंश आगे बढ़ा गांधी सरनेम के साथ। इस वक्त हमें मिल गई है एक साइकिल इस पुल पे चलाने के लिए और भाई मज़ेदार ही है, जिनकी साइकिल है वो हमारी मदद कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, जो वीडियो फिल्मा रहे हैं। तो ऐसी एक साइकिल पे मैंने सबसे पहले कैची या फिर लंगड़ी कह लो चलाना सीखा था। यहाँ पे सारे लोग नहा रहे हैं, वो आगे जो लगा हुआ है उसके बाद नहीं जाया जा सकता। किनारे किनारे ही गंगा मैया के मैं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। लगभग 1 किलोमीटर बाद संगम वाला एरिया आता है। प्रयागराज अवध राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जो कि हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की एक लहजे में राजधानी हुआ करती थी प्रयागराज। और शायद 1868 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी यहाँ पे न्यायालय की। अब जाके हम पहुँचे हैं संगम इलाके पे। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए ये सारे श्रद्धालु, बोट ही बोट है बस यहाँ पे सारी। बोट से हम जाएंगे इस वक्त जहाँ पे तीनों नदियों का संगम हो रहा है, उस जगह पे नहाने के लिए। या जी अभी बोट पे जा रहे हैं, इधर अंदर ही अंदर कहीं तो एक सामने वाले बोट पे। कौन से बोट पे जाना है? अच्छा ये वाले पे, ओके चलिए। तो बेसिकली अकेले ही जा रहा हूँ मैं इस बोट पे। अब बाबा मिल गए थे ये, तो बहुत दूर से मुझे लेके आ रहे थे, तो मुझे लगा सवारी के साथ भेजेंगे, पर फिर बोले नहीं अकेले हम लेके आ रहे थे, तो थोड़ा मोल भाव करवा लिया मैंने। चलिए ले दे के समझ के दे देंगे आपको, अकेले ही ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सवारी के साथ करते हैं तो मुझे लगता है कुछ 70-80 रुपये यहाँ पे लग रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ जाएंगे। और ऐसे पर्सनल बोटिंग लेते हैं तो आपके बार्गेनिंग स्किल के ऊपर निर्भर करता है। मुझे तो ये 250 रुपये में लेके जा रहे हैं और मैंने भी कहा चलो ठीक है, अब इन्होंने बुला ही लिया तो अकेले ही चलते हैं, वीडियोज़ एंड ऑल बनाएंगे। और दिक्कत ये है कि इनको फ़ोटोज़ भी लेने आ नहीं रहा है, ये लेके जाएंगे वहाँ, वो जो पीछे बहुत सारी बोट्स दिख रही है ना, जहाँ पे संगम होता है गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का। सरस्वती नदी गुप्त रूप से आके वहाँ पे विलय होती हैं इन तीनों नदियों में। ये
बता रहे हैं हमें कि यहाँ पे लगभग 200 से 250 मीटर गहरा है ये पानी। तीनों धारा मिला के त्रिवेणी में मिल करके चली जाती है काशी बनारस। यमुना जी ज्यादा गहरी है, गंगा जी कम गहरी है। ये जल अलग अलग देख लो, ये हरा जल पड़ेगा, ये सफेद जल। वैसे बोट्स पे यहाँ पे खड़ा होना अलाउ नहीं है। पुलिस यहाँ पे, वाह फोन भी आ गया। पुलिस यहाँ पे पहरा दे रही है कि जो लोग भी बोट पे खड़े हो रहे हैं उनको नीचे बैठने के लिए बोल रही है, क्योंकि खड़े होने पे गिरने के चांसेस हो जाते हैं। थोड़ी हलचल है यहाँ के पानी में, तो ऐसे में नाव हल्की फुल्की डगमगा भी जाती है और गहरा बहुत है। वैसे मुझे थोड़ा और ज़रूर फील हो रहा है, क्योंकि सारे लोगों के बोट्स पे 3-4 लोग एटलीस्ट मिनिमम तो है ही। जो लोग भी पर्सनल भी लेके जा रहे हैं एटलीस्ट ग्रुप में आए हुए हैं। मैं ही एक हूँ जो ऐसे अकेले बैठ के अकेले ही नाव पे चल पड़ा हूँ। सारी नाव को एक दूसरे से बांध के, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट दे के यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है लाइन से, ताकि अपने आप बह ना ये, और यहीं पे लाके त्रिवेणी में आप सारे स्नान करिए, उसके बाद जाइए। तो चलिए भैया शूज़ एंड ऑल निकालते हैं और यहीं पे त्रिवेणी पे नहा लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे तीनों ओर से नदियाँ आके मिल रही हैं, लेकिन एक बीच वाला प्लेस है जहाँ पे पानी कम है। ये देखो, तो इधर ही आसपास लोग ये सारे नहा रहे हैं, यहाँ से निकल के थोड़े थोड़े पानी में, और इनके ऊपर नज़रें रखी जा रही हैं डेफिनेटली। तो हमने कहा नहाने से पहले थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। फीलिंग ज़बरदस्त है। हालांकि ये कहूँगा कि सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ जैसा चाहिए, जैसा शूट करना है वैसा नहीं हो पा रहा है, बट कोई ना अपने तरीके से जहाँ पे जितना देर मन करे उतना देर रुका जा सकता है। तो ऐसे में ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से घाट का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। कुंभ के वक्त तो यहाँ पे पूछो ही मत कितनी भीड़ होगी। अब जाके फ़ोन रखते हैं और थोड़ा नहा लेते हैं। मतलब ऐसे ही होता है ब्लॉगिंग करते हो, आप पूरे तरीके से मैं कहूँ कि एंजॉय कर पाते हो। एक्चुअली ये चीज़ मुझे पसंद है, मेरा पैसन है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो आप कर लेते हो वो एक ब्लॉगर नहीं कर पाता। क्योंकि अभी एक बार मैंने आया, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड किया, फिल्माया, अब मैं रखूँगा कैमरा और कपड़े नॉल निकालूँगा जो भी थोड़े बहुत है, और उसके बाद नहाया जाएगा। इसके ऊपर एक पैर रख के आ जाते हैं ऊपर। सारे कपड़े नॉल यहीं पड़े हुए हैं। और एक लहजे से कहूँ तो मजाक में मैंने अच्छा खासा खे दिया इसको। हालांकि समय और मेहनत बहुत लगती है इसमें। अब मुझे एक साइड घुमाना है, फॉर एग्जांपल इधर घुमाना है, तो इधर से मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये देखो इस साइड घूमने लग गए। तो कह सकता हूँ कि बचपन में मैंने बहुत नाव खे है। हाँ, तभी तो खेल लेते हो, नहीं गए नाव के। अपने गाँव में मछलियाँ भी पकड़ता था मैं बहुत, और नाव खेता था, तो मुझे आता है ये सब। लेकिन अब इतने दिनों बाद कर रहा था तो मुझे लगा नहीं हो पाएगा। नहीं हो जाएगा, जो बचपना में किए हो तो भूल थोड़ी जाओगे एकदम। और मुझे लगता है अच्छे से कर ले रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हो। तो आप किए हैं तब कर रहे हो, नहीं कोई बस का नहीं है। तो इसी के साथ हमने नहा लिया, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, अब वापस किनारे की तरफ जाएंगे। और मुझे लगता है वीडियो की लेंथ अच्छी खासी हो गई है, तो इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल इतना सा ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक अगले वीडियो को आरंभ करेंगे हम। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैंने अभी क्या बोला, नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो का आरंभ करेंगे, मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ। एनीवे, वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। और अब प्रयागराज से यहाँ की जगहों को घूम के जाएंगे स्टेशन पे, और फिर वहाँ से जुगाड़ करेंगे। विंध्याचल एक जगह है जो कि लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से, वहाँ पे कैसे जाया जाए उसका देखते हैं। और फिर वहाँ से वाराणसी निकलेंगे, और कल है महाशिवरात्रि का दिन, और उस वक्त मैं रहूँगा बनारस में, भोले बाबा की नगरी में।